नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। सबसे पहले बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर एससीओ समिट और मोदी पुतिन मीटिंग से जुड़ी हुई। ट्रंप के टैरिफ के बीच मोदी पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात पर दुनिया की नजर है। एससीओ में तीनों नेताओं की केमिस्ट्री नए वर्ल्ड पावर की तस्वीर बयां कर रही है। दूसरी खबर में बात एससीओ समिट में मोदी की कूटनीति की करेंगे। पीएम मोदी का जलवा एससीओ में साफ दिखाई दे रहा है। तो तीसरी खबर में बात होगी बाढ़ बारिश के कहर की। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश का तूफानी कहर जारी है। जम्मू कश्मीर में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो चौथी खबर में बात करेंगे अवैध धर्मांतरण की। देश के तमाम इलाकों में धर्मांतरण की साजिश हो रही है। इस पर अब बाबा बागेश्वर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण की समस्या गंभीर है। अगर हिंदू समाज समय रहते नहीं जागा तो दक्षिण भारत में धर्मांतरण की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। तो 9 बजे की 4 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। एससीओ समिट में राष्ट्रपति पुतिन से मिले पीएम मोदी। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने पोस्ट किया है, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात सुखद अनुभव रहा। तियानजिन में बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है। पीएम की तरफ से ये बयान। सुबह 9:30 बजे दोनों नेताओं में वार्ता होगी। तो 45 मिनट तक चलेगी दोनों देशों के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता। ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात सुखद अनुभव। पीएम मोदी की तरफ से ये बात सामने आ रही है और उन्होंने अपनी पोस्ट में इस मुलाकात को सुखद अनुभव बताया है। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात सुखद अनुभव रही है। तियानजिन में बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है और सुबह 9:30 बजे दोनों नेताओं में वार्ता होगी जो कि 45 मिनट तक चलेगी। यानी द्विपक्षीय वार्ता ये होनी है भारत और रूस के बीच, पीएम मोदी और पुतिन के बीच। और ऐसे में बहुत कुछ इस वार्ता से निकलकर सामने आएगा। उम्मीद है कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो 45 मिनट का ये टाइम शेड्यूल किया गया है बैठक के लिए और यहाँ पर पुतिन और पीएम मोदी बात करते हुए नजर आएंगे। तो कई मुद्दे जो हैं वो अहम रहने वाले हैं। टैरिफ का मुद्दा इसमें रहेगा, साथ ही साथ यूक्रेन और रूस का मुद्दा इसमें रहेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तीनों एक साथ, तीनों एक दूसरे की बात सुनते हुए, मुस्कुराते हुए और तीनों की जुगलबंदी कैमरे में कैद हो रही थी। तो चीन के तियानजिन से आई ये तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेशानी पर बल डाल रही होगी, जिन्होंने भारत के खिलाफ टैरिफ बम फोड़ रखा है। दरअसल तियानजिन में आयोजित हो रहे संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के शुरू होने से पहले भारत, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों ने आपस में मुलाकात की है, जहां तीनों के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिली है। और ये अपने आप में एक मैसेज था कि कोई तीसरा देश हमारी विदेश नीति को प्रभावित नहीं कर सकता, खासकर अगर वो दबाव डालकर ये कराना चाहता हो। तो इस दौरान 3 देशों की ट्रायो डिप्लोमेसी देखने को मिली है। मसलन ये 3 देश आपस में सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच सुबह 9:30 बजे द्विपक्षीय वार्ता होनी है। 45 मिनट चलने वाली इस वार्ता पर दुनिया की नजरें हैं। तो तियानजिन में ये तस्वीरें आपको बता दें कि देखिए एससीओ समिट में किस तरह से पीएम मोदी की जो शिरकत हुई है, 7:30 बजे से 9-10 बजे की ये मीटिंग रही और एससीओ नेताओं में अहम बैठक की मानी जा रही है। 9:30 बजे मोदी पुतिन में वार्ता होनी है। तो 45 मिनट दोनों के बीच ये बैठक होनी है। तो एससीओ समिट में मोदी और अभी बैठक चल रही है। 9:10 पर ये खत्म हो जाएगी। 7:30 बजे से एससीओ की ये समिट जिसमें तमाम देशों के नेता मौजूद हैं और ऐसे में 9:30 बजे द्विपक्षीय वार्ता होनी है मोदी और पुतिन के बीच में। तो वहीं देखिए, जब ड्रैगन और हाथी मिले तो क्या बयान सामने आता है। पिछले साल हमारी उपयोगी चर्चा हुई है, वहीं हमारे संबंध पहले से बेहतर हुए हैं। चीन की तरफ से बयान और सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति बहाल हुई है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मेरी सहयोगी पलक से। पलक, देखिए तो जिस तरह से पीएम मोदी चीन पहुंचे हुए हैं और हम देख रहे हैं लगातार जो केमिस्ट्री है, ट्रायो केमिस्ट्री से कहा जा रहा है, पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की केमिस्ट्री दुनिया को अचंभित कर रही है, खासतौर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को।
बिल्कुल, ये बेहद ही महत्वपूर्ण मुलाकात जो है वो मानी जा रही है। तस्वीरें एक बारी दर्शकों को हम बता दें और थोड़े समझा दें। अभी जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बात कर रहे हैं। वो बात तो हमें नहीं पता, हम ऑब्वियसली नहीं बता सकते, लेकिन आसपास आप देखेंगे व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं रशिया के, साथ ही चाइना के अगर हम बात करें प्रेसिडेंट, वो वहां पर नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीर जो है एक बारी दर्शकों को हम दिखाते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे पीछे शहबाज शरीफ जो है वो छोटा सा मुंह करे, वहां पर देखिए कैसे एकदम खड़े हुए हैं पीछे और मस्त मगन होकर वहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर जो है वो सामने आई कि भाई आपको एससीओ समिट में कोई नहीं पूछ रहा। ये है पाकिस्तान की वहां पर हम कह सकते हैं इमेज और औकात। अब बात करते हैं कि इस पूरी मुलाकात के मायने क्या हैं। देखिए लगातार हम गीतू देख रहे हैं कि महीने दर महीने जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदल रहा है, रिश्ते जो हैं वो बदल रहे हैं। अगर हम लास्ट ईयर की एक एग्जाम्पल देख ले, उदाहरण देख ले, तो किसी ने सोचा नहीं था कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते जो हैं उसमें एक टर्निंग पॉइंट जो है वो नजर आएगा। 2024 का हम जिक्र करेंगे जब इसी तरीके रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, साथ ही शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में मुलाकात करते हुए नजर आए थे। बहुत ही उस वक्त हमने देखा था पॉजिटिव और इसी तरीके का जेस्चर जो है वो नजर आ रहा था। तो उस वक्त लगा कि हाँ एक टर्निंग पॉइंट है। अभी उसी को हम कह सकते हैं कि अमेरिका डाइजेस्ट करने में लगा हुआ था, पचा नहीं पा रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। और थोड़े ये भी कारण था गीतू कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप थोड़े इस बात को लेकर अभी कंफ्यूज थे कि लगातार क्या साउथ एशिया में और सोवियत की जो नजदीकियां लगातार बढ़ रही है, अब तो क्या सोवियत नहीं है लेकिन हम रशिया की अगर हम अनोन बात कर ले तो क्या नजदीकियां जो है बढ़ रही हैं 2024 में। इस बात का अंदेशा जो है अमेरिका को पहले ही हो गया था और पश्चिमी देशों को पहले ही हो गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि 2025 में एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शामिल होना, वहां पर शी जिनपिंग का मुलाकात होना, उनकी तरफ से ये हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कहना, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो है वो भारत और चाइना के रिश्तों को लेकर कहना। एक और अपडेट जो है वो हम दर्शकों को दे देते हैं। शी जिनपिंग की तरफ से आतंकवाद, अलगाववाद और साथ ही उग्रवाद के खिलाफ भी बोला गया है। उन्होंने कहा है कि एससीओ बैठक को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि यह संगठन आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ है। यही तो भारत चाहता था गीतू लंबे समय से। अगर हम बात करें तो जब आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने चाइना के ऊपर एक प्रेशर बनाया था कि आप जो है अलगाववाद का, पहलगाम आतंकी हमले की आलोचना कीजिए। इस बात को आप एससीओ समिट के जरिए बोलना बेहद ज्यादा जरूरी है। और आज एससीओ समिट में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात कहते हैं कि जो ये पूरा संगठन है वो आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ है, ये एक बहुत बड़ी चपेट है जो पाकिस्तान के मुंह पर पड़ी है। जो शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद है, जो स्टेट स्पॉन्सर इनका वहां पर आतंकवाद होता है, वहां पर उस वक्त उनका मौजूद होना और शी जिनपिंग की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आना गीतू अपने आप में हम कह सकते हैं कि चपेट जो है वो सामने से चाइना ने पाकिस्तान को मुंह पर मारी है। बिल्कुल। और यहाँ पर ये देखिए पलक, एक उम्मीद अब ये भी लग रही है 9:30 बजे जो बैठक होनी है पुतिन और मोदी के बीच में, उम्मीद है यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि हमने देखा जेलेंस्की ने पीएम मोदी को अप्रोच किया है, फोन पर बात की है। तो यानी कि जहाँ पर ट्रंप ये चाहते थे कि उन्हें मध्यस्थता के लिए बुलाया जाए या उनके पास आया जाए, वो भी अब जो उनका ख्वाब है वो पूरा नहीं हुआ। हालांकि कोशिश उन्होंने की दोनों देशों को समझाने के लिए, कुछ नहीं हुआ। उम्मीद किसकी बनती है जेलेंस्की की? प्रधानमंत्री मोदी पर। और यहाँ पर ये पता चलता है कि पीएम मोदी कितने रिलायबल हैं या उनसे अपनी बात अगर रखेंगे समाधान होगा, ये विश्वास अगर यहाँ पर जेलेंस्की कर रहे हैं तो छवि देखिए जो ट्रंप बनाना चाहते थे वो मोदी की बन रही है। बिल्कुल गीतू, बहुत सही बात आपने कही है कि जब अभी तो खैर हाल फिलहाल में जब जेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी तो थोड़े तेवर जो है वो बदले हुए नजर आए थे डोनाल्ड ट्रंप की। उससे पहले तो एक शब्द का इस्तेमाल मैं करूंगी, वो बदतमीजी। आप किसी वर्ल्ड लीडर के साथ, आप किसी एक देश के लीडर के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। जेलेंस्की जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात कर रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्रेसिव रुख था उनके लिए, मतलब जिस तरीके से वो उनके साथ बात कर रहे थे, उनकी क्लोथिंग के ऊपर कमेंट कर रहे थे, वो ठीक नहीं था। जब आखिरी बार जब मुलाकात हुई, ठीक है हम कह सकते हैं थोड़ा टर्निंग पॉइंट लग रहा था, थोड़ा उनके जेस्चर में दोनों में थोड़ा चेंज लग रहा था, लेकिन आप कभी भी देखेंगे जेलेंस्की के मुंह से कोई तारीफ ट्रंप के लिए नहीं निकली है। लेकिन जब से पिछले 3 साल में अगर युद्ध हो रहा है, अगर हमारे रशिया के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, तो कभी ऐसा नहीं देखने को मिला कि भारत ने कभी
यूक्रेन के लिए कुछ कहा हो, ज़ेलेंस्की के लिए कुछ कहा हो, या फिर ज़ेलेंस्की ने हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उन्होंने ये बात अक्सर कही है कि अगर इस युद्ध में कोई विराम होगा तो इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उनकी मध्यस्थताई होगी। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो जाता है। ये भारत की नीति है कि हम कभी भी किसी युद्ध को बढ़ावा नहीं देते और ना ही कभी किसी की तरफदारी करते कि युद्ध करना अपने आप में ही गलत बात है, और ये भारत बहुत क्लियरली संदेश पहले भी दे चुका है। आप हमारे साथ बने रहिए और खबरों को अपडेट करते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं। चीन के तियानजिन शहर में एससीओ की ये बैठक जारी है। पीएम मोदी समेत 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हैं। एससीओ समिट पर अमेरिका समेत दुनिया की नजर बनी हुई है। पीएम मोदी एससीओ समिट को संबोधित करेंगे। थोड़ी देर में पीएम मोदी समिट को संबोधित करेंगे। तो मीटिंग से पहले पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। दोनों के बीच दोस्ती की केमिस्ट्री देखकर ट्रंप जरूर टेंशन में होंगे। जिनपिंग के साथ मोदी और पुतिन बात करते दिखे और इस दौरान मोदी पुतिन के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि दुनिया का पावर सेंटर बदलने वाला है। एससीओ समिट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत 20 से ज्यादा नेता शामिल हैं। एससीओ समिट में आतंकवाद, व्यापार के मुद्दों पर अहम चर्चा हो रही है। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच एससीओ समिट में मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो एससीओ समिट में पीएम मोदी क्या बोलेंगे, व्यापार और आपसी रिश्तों को लेकर क्या बयान देंगे, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इससे पहले कल रविवार को तियानजिन में उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। और पलक देखिए जिस तरह से बैठक होने वाली है 9:30 बजे। हालांकि इससे पहले एक संबोधन होगा प्रधानमंत्री मोदी का, तो उसमें भी देखना होगा क्या कुछ पीएम मोदी कहते हैं। लेकिन 9:30 बजे की जो बैठक है उस पर देश दुनिया की सभी की निगाहें टिकी हुई है, खासतौर से अमेरिका की, कि आखिर अगली डील मोदी और पुतिन के बीच क्या होने वाली है। देखिए, अगली डील तो अभी नहीं कह सकते कि कोई महत्वपूर्ण डील जो है वो होते हुए नजर आएगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गीतू, जो बार बार आप जिक्र करें कि संदेश क्या दिया जाएगा, बोला क्या जाएगा दोनों लीडर्स की तरफ से। लगातार हम यही तो कह रहे हैं कि जो आप अभी क्या बात कहेंगे, क्या संदेश देंगे, वो एक बड़ा संदेश जो है वो अमेरिका को जाएगा। क्योंकि इस एससीओ समिट में एक तरफ सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आपको चीन और अगर हम बात करें भारत की रिश्तों को बेहतर करना है, साउथ एशिया को मजबूत करना है, रशिया का और भारत का और चीन का जो आपस में हम एक कह सकते हैं कि तालमेल, कमांड एंड कंट्रोल जो है वो बेहतर करना है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात, ये दूसरा संदेश जो है वो ये जाएगा कि अगर ये देश एक साथ है तो आने वाले समय में ये कौन कौन से सेक्टर्स में आगे मिलकर काम करने वाले हैं। क्या वो रक्षा का क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा ये अलाइनमेंट रही है गीतू कि भारत और रशिया तो मिलकर कितनी बार हम देखते हैं एमओयू साइन करता है, कितनी बार शेयर टेक्नोलॉजी होती है, कितनी बार यहाँ से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आर&डी शेयर करते हैं भारत, या फिर रशिया बहुत बार अपने वेपन्स को लेकर आर&डी शेयर करता है। कितनी बार हम देखते हैं कि हम बहुत सारे इंपोर्ट भी करते हैं अलग अलग हम सिस्टम की अगर हम बात करें, चाहे S-400 हो या किसी भी चीज की अगर हम जिक्र करें। ये तो भारत का रशिया के साथ डिफेंस सेक्टर में एक पहले रिश्ता रहा है। लेकिन क्या आने वाले समय में चाइना के साथ क्या रक्षा क्षेत्र में कोई डील होगी? क्योंकि देखिए, चाइना की अगर हम बात करें, शेयर टेक्नोलॉजी जो है अब वो चाइना भी चाहता है भारत के साथ। ये एक बहुत बड़ी बात जो है वो निकलकर सामने आएगी। दूसरी बात ये है, क्या गीतू जो अभी संदेश शी जिनपिंग की तरफ से दिया गया कि ये जो संगठन है वो अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ है, ये बहुत बड़ा मैसेज जो है वो दिया गया है और ये बहुत बड़ी चपेट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मार दी गई ये संदेश देकर। अब तीसरी बात, व्लादिमीर पुतिन जो है, क्योंकि हमारे ऊपर जो ये टैरिफ का इतना बड़ा बोझ लगाया गया उसको कोट करके अमेरिका के ऑफिशियल्स, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई आप रशिया से लगातार इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, तो इसलिए हमने आपके ऊपर जो है ये लगा दिया टैरिफ। इसके पीछे देखिए कहानी है कि 2018 में जब ईरान से हमें कहा गया कि भाई यहाँ से आप इंपोर्ट ना कीजिए, रशिया के ऊपर अमेरिका के ऊपर निर्भर रहिए, तो अमेरिका कहीं ना कहीं ये चाहता है कि हमारे जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो अमेरिका से और ज्यादा निर्भर हो। ये बैक स्टोरी ये है। बिल्कुल। तीसरी चीज अगर हम गीतू बात करें तो खत्म करूंगी, उसके बाद आप इस पर और रोशनी डालिएगा गीतू, कि तीसरी महत्वपूर्ण बात ये होगी कि तीनों कंट्रीज जो है वो मिलकर क्या संदेश जो है वो देती है। रशिया क्या आलोचना डायरेक्टली ट्रंप की करेंगे, क्योंकि अभी पीछे ट्रंप की मुलाकात हुई है पुतिन से, अगर रशिया डायरेक्टली आलोचना करेगा, क्योंकि देखिए उनके फॉरेन
मिनिस्टर की तरफ से बात कही जा रही है बकायदा कि इससे भारत और रशिया के संबंध और ज्यादा बेहतर होंगे, जितना प्रेशर जो है वो डालेगा अमेरिका। बिल्कुल, और ऐसा होने वाला भी है पलक। अब से कुछ देर के बाद 9:30 बजे बड़ा संदेश जाने वाला है पूरी दुनिया को कि आखिर भारत और रूस के रिश्ते कैसे रहने वाले। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते बात करते बाढ़ बारिश की। बाढ़ और बारिश से देश के हर कोने में तबाही का मंजर है। उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र, हर तरफ सैलाब है। बादल फटने, भूस्खलन और नदियों में उफान के कारण आई आपदा से कई लोगों की मौत हो गई है। कई लोग लापता हैं और हजारों लोग विस्थापन को मजबूर हो गए हैं। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं, लेकिन प्रकृति का रौद्र रूप थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे हर तरफ त्राहिमाम है। सबसे पहले बात पंजाब की। राज्य में भारी बारिश और हिमाचल और जम्मू कश्मीर से आए पानी के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियों में उफान आ गया है। पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो गुरदासपुर की स्थिति सबसे गंभीर है। बारिश के बाद लगभग 1000 से ज्यादा गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ बारिश से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग लापता हैं। 11000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के घोनेवाले में धुस्सी बांध टूट गया है, जिसके चलते पानी करीब 15 किलोमीटर दूर अजनाला शहर तक पहुंच गया है। बाढ़ की वजह से 80 गांव पानी में डूब चुके हैं और यह स्थिति लगातार बनी हुई है। तो पहाड़ों पर जल प्रलय और ऐसे में हम देख रहे हैं कुल्लू की तस्वीरें, जहां पर लगातार तबाही के जो निशान हैं वो दिख रहे हैं। बादल फटने की घटनाएं और लैंडस्लाइड्स की घटनाएं यहां पर आए दिन हो रही है। यानी कुल मिलाकर अब देखिए खटीमा की तस्वीर, उत्तराखंड में भी यही मौसम बना हुआ है जहां पर लगातार बारिश हो रही है और उत्तराखंड के लिए 48 घंटों का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट और कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार यही हालात बने हुए हैं। और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए पहुंचे हैं। अमित शाह बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। गृह मंत्री इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। गृह मंत्री राजभवन में राहत उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। तो यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, कब ये बैठक होनी है और फिलहाल किस तरह का अलर्ट जो है जम्मू कश्मीर के लिए दिया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पिछले सप्ताह से ही लगातार बाढ़ बारिश से जम्मू कश्मीर ग्रस्त नज़र आ रहा है और भारी नुकसान जो है वो जम्मू को उठाना पड़ा है। जिस तरीके से पुल पूरी तरीके से ध्वस्त होते हुए नजर आए हैं, रेलवे रूट जो है वो बंद है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो इस समय बाधित चल रहा है। ऐसे में तमाम संपत्ति का भी नुकसान जो है वो हुआ है और इन्हीं सब चीज़ों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू पहुंचे हुए हैं। कल रात करीबन 11:15 बजे के आसपास में वो लैंड हुए हैं और उसके बाद अब करीबन 11 बजे के आसपास में वो जम्मू के उन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे जहां पर भारी नुकसान बाढ़ की वजह से उठाना पड़ा है। सबसे पहले जो जानकारी के मुताबिक है वो गुजर नगर का इलाका है, जहां पर जो तवी नदी के किनारे बसा हुआ है, वहां निचले इलाकों में जिस तरीके से बाढ़ के पानी ने तबाही मचाई है वहां पर जायजा लेंगे और उसके बाद वो आएंगे यहां पर इस चौथे ब्रिज पर, जहां पर ये पुल जो है वो पूरी तरीके से जो है वो टूट गया था या इस पर आवाजाही पूरी तरीके से थम गई थी और उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से एक पुल जो है वो यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो इस पुल का जायजा लेंगे, इस इलाके का जायजा लेंगे और उसके बाद आरसपुरा के मंगूचक इलाके में जाएंगे, जहां पर बताया जा रहा है कि तारबंदी जो लगाई गई है सीमा पर, वहां पर बहुत सारी तारबंदी जो है वो बह गई है बाढ़ के पानी में। तो वहां पर जायजा लेंगे और उसके बाद हवाई सर्वेक्षण करेंगे। कटरा में जो लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें 34 लोगों की जान गई है और साथ ही साथ में किश्तवाड़ के चशोती इलाके में जो बादल फटने की घटना हुई थी जिसमें 70 लोगों की जान गई थी। कुल मिलाकर अभी तक 122 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। जो हालात बने हैं बाढ़ और बारिश की तबाही के चलते, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट हो, चाहे वो लैंडस्लाइड का जो है वो घटना घटी हो, तो ये लगातार जो है उनका हवाई सर्वेक्षण करने के बाद वो राजभवन वापस आएंगे और यहाँ पर एक उच्च स्तरीय बैठक जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला और गवर्नर मनोज सिन्हा, रमन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं दिल्ली में खतरे के निशान के पास बह रही है यमुना। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। यमुना में फिर से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो यमुना के आसपास के इलाके प्रभावित होंगे। हथिनीकुंड सिंचाई विभाग ने दिल्ली सिंचाई विभाग को अलर्ट किया है।
तो यमुना में फिर से छोड़ा गया है 2 लाख क्यूसेक पानी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली में खतरे के निशान के पास बह रही है यमुना। आसपास के इलाकों में ये बाढ़ का खतरा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, क्या जानकारी मिली है? क्या यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है? बिल्कुल, देखिए ताज़ा आंकड़ा के अनुसार अगर देखा जाए तो 204.94 के आसपास जलस्तर पहुंच चुका है, जो कि बेहद करीब है। जो यहाँ पर खतरे का निशान अगर देखा जाए तो 205.33 है, उसको क्रॉस किया था, लेकिन कल जलस्तर कम हुआ था। लेकिन फिलहाल आज हथनीकुंज बैराज से 3 लाख से अधिक पानी क्यूसेक छोड़ा गया है, जिसके बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मैं अपने सहयोगी के माध्यम दिखाऊंगा। आप देखिए ये लोहे पुल का जलस्तर है। आप देखिए यहाँ पर जहाँ पर जल बोर्ड की तरफ से यहाँ पर लिखा गया है डायरेक्शन, आप देखिए साफ तौर पर वो भी, उस पर भी पानी आ चुका है। पानी का लेवल वहाँ तक पहुँच चुका है। किस तरह से जलस्तर बढ़ने की संभावना, इस पर हमने बातचीत भी किया। उनका साफ तौर पर बताया, जल बोर्ड के ऑफिस से जब हमने बातचीत किया तो उन्होंने ये बताया कि कल जो है संभवतः 206 के ऊपर जल स्तर जाने की संभावना है, क्योंकि 3 लाख क्यूसेक पानी जो अब की बार आज छोड़ा गया है, ये अब तक का सबसे ज़्यादा पानी छोड़ा गया है। क्योंकि अगर पहली बार का बात किया जाए तो 1,92,000 के आसपास क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उसके बाद दिल्ली में 205 जो खतरे का निशान उसको लेवल क्रॉस कर गया था। लेकिन आज जो है, आज आप जो क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, लगभग 3 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसको लेकर के लगातार शासन प्रशासन अलर्ट है। लगातार तैयारियां की जा रही है। निचले इलाकों में जो लोग हैं उनको बाहर जाने के लिए अलाउंसमेंट किया जा रहा है। तमाम टीमें तैनात हैं, उन पर निगरानी रख रही हैं। मैं आपको अपने सहयोगी के माध्यम से एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि 2023 में जो लेवल था, यहाँ आप देखिए कि 208.66 था। मैं कोशिश करूंगा, सहयोगी से बोलूंगा दिखाएं कि ये देखिए वो लेवल है, वो खतरे के निशान का, जो कि 2023 का बाढ़ का जो जलस्तर आया था 260, वहाँ का ये निशान है। जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो जलस्तर छोड़ा गया है इस लेवल को भी क्रॉस कर सकता है, इसको लेकर के तमाम तैयारियां चल रही हैं। तमाम जो है आसपास के निचले इलाकों में टीम तैनात कर दी गई हैं। खुद सीनियर बिल्कुल, यानी कि लगातार जो यमुना है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जैसे आप बता रहे हैं थोड़ा कम हुआ था जलस्तर, लेकिन अभी राहत नहीं है और खतरा बाढ़ का मंडरा रहा है दिल्ली पर। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अवैध धर्मांतरण पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया। हिंदू नहीं जागा तो धर्मांतरण और बढ़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने चेन्नई में फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चेन्नई में अपनी पहली हनुमंत कथा के दौरान भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है। शास्त्री ने कहा कि अगर हिंदू समाज समय रहते नहीं जागा तो दक्षिण भारत में धर्मांतरण की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आप। हम भारत सरकार से निवेदन चाहते हैं, बहुत विनम्रतापूर्वक, भारत को यदि भारत बनाना है तो भारत में गुरुकुलम की स्थापना की जाए और मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। तिरुपति बालाजी पूरे भारत के सबसे अमीर भगवान हैं। और इस वक्त हमारे साथ एमपी सीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक भी जुड़ गई हैं। मुक्ता, तो जिस तरह से यहाँ पर बाबा बागेश्वर ये बयान दे रहे हैं धर्मांतरण को लेकर और इसकी समस्या की गंभीरता वो बता रहे हैं, और क्या कुछ कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए बाबा बागेश्वर ने जो है भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी, फिर से एक और वो निकालने वाले हैं। वो लगातार जो है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और लगातार वो इस बात पे चेता रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो धर्मांतरण जो है ये बढ़ता रहेगा। जिस तरह से लव जिहाद के केसेस, लैंड जिहाद के केसेस और अब ड्रग जिहाद के केसेस हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं और अन्य जगह भी देख रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं करेंगे तो धर्मांतरण के केसेस लगातार बढ़ते रहेंगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि कभी भी कोई किसी हिंदू ने तलवार की नोक पे धर्मांतरण कभी नहीं कराया है। तो हिंदू की जो प्रवृत्ति है वो धर्मांतरण कभी नहीं करवाता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। और हिंदू राष्ट्र की बात वो आज से नहीं कई सालों से करते आए हैं और वो लगातार करते रहे हैं। हिंदुओं को जगाने की वो बात करते रहे हैं। जो उन्होंने पदयात्रा की थी उसमें भी उन्होंने यही बात पे जोर दिया था कि हिंदू को जागना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, जातियों में नहीं बंटना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की बात वो लगातार करते हैं।
और उन्होंने ये भी कहा, सरकार से अपील की कि जो मंदिरों में सरकार का जो नियंत्रण है वो नहीं होना चाहिए, मंदिरों को भक्त के नियंत्रण में छोड़ देना चाहिए, तभी जो है सारी समस्या का निराकरण होगा। जो तिरुपति बालाजी में लड्डुओं में चर्बी की बात सामने आई थी, उनका कहना ये इसलिए है कि अगर ये भक्तों के कंट्रोल में होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। तो उनका ये भी कहना है कि मंदिरों को जो है सरकारी नियंत्रण से हटना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र की बात वो आज से नहीं, लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं, और अभी फिर से एक बार उन्होंने उसी पे जोर दिया है। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह से दक्षिण भारत का जिक्र उन्होंने किया कि धर्मांतरण की समस्या और भी गंभीर हो सकती है, लेकिन उपाय के तौर पर उन्होंने क्या कहा है मुक्ता, क्या कुछ करना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल उनका यही कहना है कि धर्मांतरण जो है उसको रोकने के लिए आपको हिंदुस्तान को, भारत को हिंदू राष्ट्र जो है घोषित करना पड़ेगा। और जो है जैसा मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने कहा और कि हिंदू शुरू कभी से ही भी वो धर्मांतरण ऐसा कहता नहीं रहे हैं कराता, कि हिंदू किसी राष्ट्र भी- बनना जी। चाहिए, संतों को भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए, और धर्मांतरण को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।